गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद चुए, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस साल भी आपको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी। ये क्या बात है? मेरे कहने का मतलब यही था। इतनी नाशुक्र के साथ इस साल भी मैंने ऐसे नहीं कहा, खुशी से इस साल भी खुशी से कहे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मनते मुरादों के बाद ऐसी को होस्ट मिलती है। ईमान ताज़ा कर दिया सबीन आपने तो। सिर्फ सबीन नहीं, सबीन जी आपने। अब ठीक था। बिल्कुल ऐसा ही है। नया साल आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 2023 कुछ अच्छी यादें कुछ तल्ख यादें लेकर रुखसत हुआ। 2024 में आज हम सब एंटर हो चुके हैं और नई उम्मीद, नई उमंगे, नए ख्वाब हम सबके जाहिर है। उसी से हम सब 2024 का आज आगाज करें। बिल्कुल ऐसा ही, इसी तरह से आगाज होना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं ना कि मंडे का आगाज नई एनर्जी के साथ, नया हफ्ता तो नया साल है, एनर्जी वाकई भरपूर होनी चाहिए। और अगर हम नए साल की बात करें, जाहिर है जिस तरह से सूरज की किरणें अगर हम देखें कि जिस तरह आती हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना हम उनको देखकर ये नया सूरज है, हालांकि सूरज पुराना ही होता है। अच्छा, कल जिस तरह हम देख रहे थे कि जब जो सनसेट था उसका मंजर बहुत सारे लोग ब्यूटीफुल के 2023 का लास्ट सनसेट काफी सारे लोगों ने उसको कैप्चर किया। और मेरा ख्याल है जैसे सूरज डूबा उसी तरीके से हम सब फेड करते गए, सूरज फेड होता गया। 2023 का आखिरी उस तरह से हमने अपनी जो तल्ख यादें थी उनको भी फेड करने की पूरी कोशिश। बिल्कुल ऐसे, लेकिन एनीवेज नया साल सबको मुबारक हो। हम न्यूज की तरफ से, सबसे आगे की तरफ से आप सबको 2024 की मुबारकबाद। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ज़ाहिर है पाबंदी थी यहाँ पर सेलिब्रेशंस के एतबार से, चूँकि ज़ाहिर है हमने यकजहती का मुजाहरा करना था फ़लस्तीन के साथ, गज़ा के साथ। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की और जिस तरह नए साल की को मुबारकबाद दी जाती है, उसको वेलकम किया जाता है, तो बहुत से मुल्कों का मंजर मुख्तलिफ होता है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ नया साल दस्तक दे चुका है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी नया साल दस्तक देने वाला है। तो नए साल का जश्न अगर हम देखें तो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अंदाज से हुआ। रियाद की बात करें सऊदी अरब की, तो वहाँ बुलेवार्ड में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हुआ। अगर दुबई की बात करें तो वहाँ पर बुर्ज खलीफा, क्या ज़बरदस्त उसकी रोशनियाँ थीं, कैसे ज़बरदस्त उसको सजाया गया था। इसी तरह चीन, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई ममालिक में 2024 ने नॉक कर दिया है और नए साल का शानदार जश्न मनाया गया है। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं हांगकांग के मनाजिर हैं। और इसी तरह डिफरेंट मुल्कों की बात करें तो वहाँ पर इसी तरह से रोशनियों से जगमगा गया था वहाँ का मंजर। अच्छा जी, ये कौन सी जगह है? ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब है जी। डिज्नी ओके, सऊदी अरब है। और इसके साथ साथ दीगर मुल्कों के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसे रोशनियों से नहा गया आसमान और जिस तरह से वहाँ पर लाइटिंग का एहतमाम। फायरवर्क्स जी बड़े अच्छे थे। हमेशा हर साल हम देख रहे होते हैं कि फायरवर्क्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। पूरी फैमिलीज एक जगह पर इकट्ठी होती हैं और फायरवर्क्स देख रही होती हैं। हर मुल्क की बात करें तो कुछ ममालिक जिनका हमने भी जिक्र किया, वहाँ पर ज़बरदस्त अंदाज से मनाया जा रहा होता है, ज़बरदस्त फायरवर्क्स होती हैं और सेलिब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा होती हैं, जिसको हम हाईलाइट करके आज आपसे शेयर भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अब चूँकि ये है 1 जनवरी, जब बात है 1 जनवरी की, तो हर साल ना सिर्फ ये कि 1 जनवरी को आप वेलकम कर रहे होते हैं नए साल को, इस दिन की एक और अहमियत भी है। आलमी ख़ानदानी दिन, ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। और नए साल का जो आगाज़ है वो दुनिया के लिए इत्तेहाद के मस्बत पैगाम के साथ होता है। आप माने या ना माने, लेकिन हम सब एक हैं। दुनिया भर की सकाफ़तें, मज़ाहिब अलग अलग हो सकते हैं, रहन सहन अलग हो सकता है, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर इसको आप इस पैराए में देखें कि तमाम बनी नौ इंसान एक बड़ा ख़ानदान है और मुत्तहिद होकर ही ज़िंदा और कामयाब हो सकते हैं। और आलमी यौम ख़ानदान को आलमी यौम अमन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हम आहंगी और इत्तेहाद की अहमियत को बयान करता है। ग्लोबल फैमिली डे, इसके मनाने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि जंग से, तनाज़ात से आगाह किया जाए कि इससे कितना नुकसान होता है, ये बात की जाए, इसका प्रचार किया जाए। हम अमन चाहते हैं जी, हम खुशी चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं और हमेशा हम यही कहते हैं कि अमन का पैगाम ही सबको दिया जाए ताकि सब में, हम हमेशा ये बात मैं करती हूँ कि हम सब को एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं होता कि आप अलग रहकर और आप कहते हैं आप सरवाइव कर सकते हैं। नो, ये सारी चीज़ें जो एक रिलेशंस होते हैं आपके और ओवरऑल आप देख रहे होते हैं कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस,
हम सब को एग्जिस्ट करते हैं, हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, पूरा सिस्टम भी हम देखें तो। लेकिन क्या होता है कि हम सब का जो मोटिव है, हम सब के जो गोल्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के होने चाहिए। जिस तरह एक घर के अंदर एक सिस्टम होता है, और बेशक जितनी मर्जी नाराज़गियाँ हो जाती हैं, लेकिन कभी भी घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहे होते, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो इस दिन का जब हम इस दिन की बात कर रहे हैं तो क्यों हम भूल रहे हैं फ़लस्तीन को? तो इस ग्लोबल फैमिली डे हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि जब हम कहते हैं ना आलमी दुनिया है, एक ख़ानदान है, तो वाकई उसी के तनाजुर में इसको यूं देखिए कि फ़लस्तीनियों को भी उतना ही अपना समझना, अपना मानना जाए। जिस तरह आप दूसरी ताकतों की बात करते हैं, आप उनको मान रहे होते हैं अपना, उसी तरह अगर देखा जाए तो ऑपोजिट उसके यही होता है कि जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर जारी है, और वहाँ से उसको निजात दिलाने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दिन इस चीज़ का अहद करना चाहिए सबको कि फ़लस्तीनियों को इस जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाएंगे। हम इस बात का अहद ज़रूर करें कि हम उनका साथ देंगे, और जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको भी हम एज अ फैमिली देखेंगे और उनको वहाँ से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करें। बिल्कुल, और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ पर जुल्म है वहाँ से ज़ाहिर है हमें यही बात करनी चाहिए कि वो जुल्म खत्म हो। लेकिन चूंकि बात अपने गज़ा की तो गज़ा से जुड़ी एक खबर भी है हमारे पास है। जब गज़ा की हम बात करते हैं, वहाँ की ख़वातीन का हम जिक्र करते हैं, रेजिलिएंट नेशन की बात करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत जिस तरह सबके दिल जीतती है। फ़लस्तीनी ख़वातीन के इस रेजिलियंस से मुतासर होकर ऑस्ट्रेलिया की 30 ख़वातीन ने इस्लाम कबूल किया। ख़वातीन की कलमा पढ़ने की बावकार तकरीब मेलबर्न के मेडो हाइट्स मस्जिद में हुई। ये ख़वातीन फ़लस्तीनी मुसलमानों के अज़्म और हौसले और साबित कदमी से मुतासर हुई हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल होने का इन्होंने फ़ैसला किया है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, उसमें देखा जा सकता है कि स्काफ और अबाया पहनी ख़वातीन बारी बारी कलमा शहादत पढ़ रही हैं। नौ मुस्लिम ख़वातीन ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद उनके दिलों को छू गई, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ख़वातीन का कहना था कि इस्लाम कबूल करके बहुत सुकून मिला। वो कहती हैं कि गज़ा के हालात देखकर ये कदम हमने उठाया है और अब ख्वाहिश है कि इस्लाम और अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाएं। और गज़ा में अगर हम देखें तो गुज़श्ता 2.5 माह से इसराइल ने जो जुल्म के पहाड़ गिराए हैं, जो इंतहा कर रखी है जुल्म बर्बरियत की, और अब तक 24,000, ये तो रिपोर्टेड है, ज़ाहिर अंडर रिपोर्टेड ये फिगर्स हैं कि जो लोग जाँ बहक वहाँ पर हो चुके हैं, वहाँ पर शहीद हुए हैं बहुत सारे लोग हमने देखा, और इसके अलावा मुतअद्दिद लोग हैं जो कि ज़ख्मी हैं। और वही वाली बात है शुएब के, ये तो सिर्फ रिपोर्टेड फिगर है जो कि हमारे सामने है, और ऐसी कितनी जानें, ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस जुल्म बर्बरियत का शिकार। बिल्कुल, और जब हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो हार नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने प्यारों को खो रहे हैं और आज से नहीं, कई दहाइयों से खो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस हक की जंग में लड़ते रहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के मौसम की। पाकिस्तान का मौसम आपको बताते हैं कैसा है। सबसे पहले हम इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे, और इस्लामाबाद में कम से कम 5 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लाहौर में कम से कम 6 ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, कराची में कम से कम 13 ज़्यादा 28, इसके अलावा पेशावर में कम से कम 5 ज़्यादा 21 और कोयटा में कम से कम 1 ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और शुएब, मौसम जो है वो सर्द है लेकिन खुशगवार है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, ये तो आपने मौसम की बात की, लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें, मैदानी इलाकों का जिक्र करें, तो वहाँ पर हालात कैसे हैं ये बताना बहुत अहम है। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक का दाखिला इसीलिए बंद है। M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे भी अब्दुल हकीम से शेरशाह इंटरचेंज तक बंद है। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे बुरहान से पेशावर तक बंद की गई है, और कौमी शाहराह पर भी कई मकामात पर हद निगाह मुतासर है। और हुकाम की ड्राइविंग के दौरान शहरियों से एहतियात की अपील सामने आई है, क्योंकि बड़ा अहम है कि आप अपना ट्रैवल अकॉर्डिंगली प्लान करें। लेकिन ये तो बात है, ज़रा इस मौसम में हम यही देखते हैं मैदानी इलाकों में, लेकिन पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये जरा इस हवाले से बात करते हैं। सरदार सरफराज जो हैं वो महकमा मौसमियात से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, बताइएगा कि इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कहीं पर बर्फबारी का इम्कान है या मौसम ठंडा ही रहेगा आगे? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक हल्की सी वेव जिसे कहना चाहिए बलूचिस्तान में दाखिल होगी 6 तारीख से, 6 या 7 से। तो देखिए फिर वो किस हद तक फैलती है। बलूचिस्तान के खासकर शुमाली इलाके हैं जो कोयटा, ज़ियारत, चमन, ज़ोब, उन एरियाज़ में बारिश भी और बर्फ़बारी भी पहाड़ों पर मुतवक्की उससे हो सकती है। और इसी तरह से वो फिर आगे
स्प्रेड करती हुई केपी के कुछ इलाके, खासकर जो एक्स फाटा के इलाके हैं और केपी के शुमाली इलाका जहाँ चित्राल, सवात और दीर वगैरह, उन इलाकों में भी बर्फ़बारी भी मुतवक्के है उससे, और बारिश भी। तो जनवरी में उम्मीद है कि एटलीस्ट 2 स्पेल ऐसे होंगे जो अच्छी बारिश और बर्फ़बारी का बायस बनेंगे, और उस ज़ाहिर है उसके नतीजे में फिर जब एक दफ़ा वेव गुजर जाती है तो उसके बाद फिर ठंड भी, सर्दी फिर बढ़ने का इम्कान रहता है। तो 7 जनवरी से आप कह सकते हैं, 7 या 8 से फिर ये एक वेव है कि जो 2 या 3 दिन तक केपी के बेशतर इलाके और बलूचिस्तान के शुमाली इलाके और इस तरह से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इस पट्टी पर इस्लामाबाद से ऊपर नॉर्थ में वेदर मुतवक्के है। अच्छा सदा साहब, वैसे लास्ट ईयर की निस्बत थोड़ा सा वेदर चेंज है, आपको लगता है? चूँकि अगर हम बहुत से इलाकों की बात करें जहाँ पर बर्फ़बारी दिसंबर के एंड पे होती थी, इस दफ़ा नहीं हुई। अब जनवरी का आगाज़ है लेकिन उस तरह से बर्फ़बारी वाली खबरें नहीं आ रही उन जगहों से जहाँ पर लास्ट ईयर इस वक्त बर्फ़बारी थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लास्ट ईयर के मुकाबले में ड्राई जा रहा है इस दफ़ा विंटर अभी तक। यानी नवंबर में तो कुछ हो गई थी, अच्छी बारिशें हो गई थी, लेकिन दिसंबर तो तकरीबन ड्राई गया है। यानी कह सकते हैं आप कि 98%, 96-98% कम हुई है बारिशें कि होती हैं ऑन एवरेज दिसंबर में। तो उस लिहाज से सर्दी भी कम रही है और जाहिर है कि बारिश वारिश का कोई ख़ास स्पेल नहीं आया। अब देखिए जनवरी में मुतवक्के है 2 स्पेल, तो जाहिर बात है कि जो दिसंबर का एक तरह से इस पूरे विंटर सीजन में दिसंबर से लेके फरवरी तक अमूमन होता है 3 महीनों पे, तो दिसंबर का कंट्रीब्यूशन तो कम से कम रहा। अब देखिए जनवरी के भी पहले 7-8 दिन तो कोई ख़ास ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर एक वेव मुतवक्के और फिर 16 जनवरी के बाद उसके बाद 16 के बाद जो है मौसम में तब्दीली का इम्कान है। बहुत शुक्रिया, सरदार सरफराज साहब मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं जी। 10 साल की एक ऐसी बच्ची आपको दिखाते हैं जो घुड़सवारी करती है, और क्या कमाल की घुड़सवार, और वो स्कूल जाती है घुड़सवारी करते हुए, यूनिफॉर्म पहनती है और वो स्कूल घोड़े पर जाती है। क्या बात है जी। ये सऊदी बच्ची है जूद अलूफी, और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। मदीना की रिहायशी जूद ने अपने घोड़े कुमारा के साथ स्कूल तक का 2 किलोमीटर का सफर तय किया। जूद की तरबियत और निगरानी उनके वालिद रायद अलूफी करते हैं, और हफ्ते में 5 मरतबा करीबी अस्तबल जाकर वो प्रैक्टिस करती हैं। रतीला सहरा हो, पानी की तेज़ लहरें हों या फिर चट्टानें हों, जोत की घुड़सवारी पर महारत काबिल तहसीन है। और उनके वालिद ने कहा कि 3 साल से उनकी बेटी घुड़सवारी कर रही हैं, जिससे उनके एतमाद में इजाफा हुआ और घोड़ों के साथ ताल्लुक गहरा हुआ। जोत कहती हैं कि बच्चों को घुड़सवारी आनी चाहिए। क्या खूबसूरत अंदाज है। एग्जैक्टली। और कैसे महारत। अच्छा 3 साल पहले वो तो और भी छोटी होंगी, अभी तो हम कह रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। 3 साल की थी तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 3 साल की थी तो प्रैक्टिस। अच्छा आप 10 साल तक तो देखें वो प्रो हो गई है। क्या बात है जी, जबरदस्त। कितने मजे के विजुअल्स हैं। छोटी सी बच्ची और है भी माशाल्लाह बड़ी क्यूट। माशाल्लाह जी। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। उस शख्स की बात करते हैं जो इस साल और अमीर हो गया है। सबसे अमीर है। हाँ सबसे अमीर है जो सबसे अमीर है, जो सब्सक्रिप्शन पे आप सबको लगाकर वहां से पैसे कमाते हैं और उस तरह से वो अमीर हो जाते हैं। और पहले जो उनका ये वाला इनकी टेक्निक थी, लोगों ने कहा कि ये फेल हो जाएंगे, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब देखा जा रहा है तो नजर आ रहा है कि बिजनेस माइंड है उनका। बिजनेस माइंड है जी। He is a businessman। एलन मस्क की बात करें, टेस्ला के मालिक, ट्विटर एक्स के मालिक, एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स वो बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद की जो मजमूई दौलत है, इसमें $1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। और सिर्फ एलन मस्क की बात करें, उनकी दौलत में एक साल में $92 बिलियन का इजाफा हुआ है, जो अब $232 बिलियन तक पहुंच गई है। एलन मस्क की दौलत में इजाफा उनकी गाड़ियों की कंपनी टेस्ला के शेयर्स की बदौलत हुआ, जिसने साल 2023 में शानदार बिजनेस किया। फ्रांस की लग्जरी एशिया बनाने वाली कंपनी LVMH के मालिक बर्नार्ड आर्नल्ड के असासे, अगर हम उनकी बात करें तो वो उसमें $126 मिलियन का इजाफा। चलो ये तो हमने बात की सासों की, लेकिन जो सभी आपने बात की थी सब्सक्रिप्शन मॉडल वाली, देखिए उसका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, टेस्ला का कंट्रीब्यूशन बताएंगे थोड़ी लोग अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। ये भी तो देखें, ये कहते हैं बिजनेस माइंड है, वो नहीं पता वो कर क्या रहे हैं आखिर। बात तो सही है। चले एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज वसी शाह से। वज़ीर मुमलिकत बराए टूरिज्म है, और जब बात पाकिस्तान की टूरिज्म की है तो कैसे पाकिस्तान नंबर 1 है टूरिज्म इंडस्ट्री में और क्या पोटेंशियल पाकिस्तान का, करेंगे बात ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अगर घूमने फिरने की बात की जाए और वो तमाम लोग जिनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो पाकिस्तान में उनके पास जो बेशुमार ऑप्शंस होती हैं। आप नॉर्थ की तरफ भी चले जाएं और जाहिर है सियाहत के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक नुमाया हैसियत रखता है और आलमी खबरों में वो हमेशा पाकिस्तान को खुसूसी और नुमाया जगह भी मिलती है। UN की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सियाहती प्रोग्राम से मुतल्लिका इदारे ने ये कहा है कि इब्तदाई 9 माह जो थे 2023 के, उसमें पाकिस्तान को सियाहत के एतबार से पाकिस्तान को नंबर 1 मुल्क करार दिया है। स्पेशली शुएब, अगर कोविड की बात की जाए तो उसके बाद दोबारा से सियाहत को रिवाइव करना, दोबारा से उसको फरोग देना और लोगों को कायल करना कि नहीं आप जा सकते हैं, बैरून मुल्क लोगों को यहाँ पर बुलाना कि नहीं पाकिस्तान इज सेफ और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आपको फैसिलिटीज भी मिल जाते हैं और साथ साथ नेचर के एतबार से देखा जाए तो खूबसूरती कुदरती मनाजिर आपको वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कायल भी किया अपनी खूबसूरत जगहों से और इसका एतराफ अब दुनिया कर रही है। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और पाकिस्तान में सयाहत के मौक़ों और चैलेंजेस पर अगर हम बात करें तो आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी पहचान तो अदब और शायरी है, लेकिन सयाहत की बातें आज हम उनसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त निगरान वज़ीर मुमलिकत बराए सयाहत हैं, यानी वसी शाह साहब आज साथ मौजूद हैं। वसी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम शुएब, आपको सबीन को तमाम हम न्यूज़ के देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए, अहले वतन के लिए, सब के लिए खुशियाँ लाए, इत्मीनान लाए, सुकून लाए, अमन लाए, खुशहाली लाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। वसी भाई, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त इसको सेलिब्रेट करना कि अगर हम 2019 से अब कंपेयर करें 2023 के फर्स्ट 9 मंथ्स तो पाकिस्तान 92% बेहतर परफॉर्म किया टूरिज्म इंडस्ट्री में। और ज़ाहिर है ये आलमी इदारे की तरफ से एक रिपोर्ट आना, ये कितना खुशाइंद है? जी हाँ, देखिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे इदारे की तरफ से ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए नए साल का तोहफ़ा है और ये बहुत ही गैर मामूली खबर है, बहुत ही गैर मामूली बात है। मुझे थोड़ा सा अगर आप सिर्फ 1-2 मिनट दें तो मैं लोगों को बता सकूं कि किस कदर गैर मामूली बात है। न सिर्फ यानी कि माली हवाले से कि अरबा रुपया जो है उसकी एक बुनियाद जो है वो बिल्कुल लाजिम बात है, सबका इसमें हाथ है, पिछली गवर्नमेंट्स का भी हाथ है। जो हमें जो थोड़ा बहुत वक्त मिला, जो अब 8 फरवरी तक का वक्त है, हम उसमें जो कुछ कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मगर एक बुनियाद जो है ना ऐसी वो भरपूर, जैसे कहना कि मज़ीद उसको हमने सॉलिड करने की कोशिश की है इस अरसे में, और ये वो बुनियाद है जो जिसे समझिए कि इस अरसे में मज़ीद इसको रखा गया है। ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसी पाकिस्तानी इदारे की रिपोर्ट नहीं है, हमारे इदारे की रिपोर्ट नहीं है, किसी पाकिस्तानी प्राइवेट इदारे की रिपोर्ट नहीं है, सरकारी इदारे की रिपोर्ट नहीं है। ये है बुनियादी तौर पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि UN का इदारा है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की UN का जो इदारा है, यूनाइटेड नेशंस का, जिन्हीं के तमाम जो कौमें जो हैं जहाँ पे इकट्ठी हैं, ये उनकी रिपोर्ट है। और जिसको वर्ल्ड टूरिज्म जो बैरोमीटर है, जो टूरिज्म के सारे मामला देखता है, मुख्तलिफ जो उनके जो बैरोमीटर्स हैं उनको देखता है, और उसके बाद फिर वो ये बताता है कि अच्छा जी कौन सी डेस्टिनेशन जो है वो न सिर्फ ये है कि दुनिया में बेहतरीन है, कौन सी डेस्टिनेशन बेहतर परफॉर्म कर रही है और किस डेस्टिनेशन की तरफ दुनिया जाना चाह रही है। तो ये गैर मामूली खबर कैसी है कि अभी जब हमारे पास ये जो मेरे पास ये जो 8 से पहले का वक्त था, जब हमने इस पर काम करना शुरू किया, मुख्तलिफ चीज़ों पे जिन एरियाज़ को देखा, तो इसमें से बहुत हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा से मिल के उनसे रब्ता करके ये कहा जाए कि ट्रैवल एडवाइजरी जब वो जारी करते हैं तो वेस्ट में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रैवल एडवाइजरी का मतलब ये होता है कि अगर ये ट्रैवल एडवाइजरी आ गई कि किसी भी वजह से आपने इस मुल्क के मामले में एहतियात करें तो वहाँ से कोई एक आदमी भी जो है वो नहीं आएगा। आप ये समझिए कि ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का मतलब यह है कि दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक इकट्ठे होकर ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बेहतर डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए, और इतना अच्छा हमने इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया है। अच्छा, जब ये बात हो रही है तो फिर उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी भी जो है उसकी भी बात हो रही है, जो आपके वसाइल हैं उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, चैलेंजेस हैं हमारे, मगर पूरी दुनिया ये मिलके कह रही है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का इदारा जो है वो ये कह रहा है, और एक और जो मुस्तनद तरीन इदारा है वर्ल्ड टूरिज्म जो बैरोमीटर है, वो इसके ऊपर अपनी मोहर लगा रहा है कि हाँ ये रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। और परफॉर्मेंस के अगर आपसे हवाले से देखें तो आप देखें कि 92% हमने पिछले साल से ज़्यादा परफॉर्म किया है, और कोविड के दिनों से हमने 115% ज़्यादा परफॉर्म किया है। मैं एक डिजिट को भी आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और आप देखिए फ़र्क देखिए कि हमारा अल्लाह का कितना एहसान है। लाज़िम बात है कि इसमें हम तो सिर्फ जोर लगा सकते थे, हम पाकिस्तान को मार्केट कर सकते थे, जहाँ जहाँ हम जा सकते थे इस सिलसिले में हमने वो करने की कोशिश की है।
और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अभी जब मैं वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन में गया, सारी दुनिया का मीडिया हुआ था। वार्नर ब्रदर्स ने पहली मरतबा हमें कवरेज दी है। उनका भी जो मेरे साथ जो उनका इंटरव्यू था वो पूरी दुनिया में नशर होगा। तो आपने पूरी उस कोशिश की कि सरसे में जितना हम पाकिस्तान को मार्केट कर सकें। और देखिए वसीम साहब, वही कोशिशें जो हैं वो रंग लेकर आई हैं और आज यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नंबर 1 है और 92% देखा जाए तो उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा वसीम साहब, आप अगर इस बात को भी इलाबोरेट कर सके कि पाकिस्तान में और बाकी ममालिक के जो सियाहत का शोबा है उसमें फ़र्क कितना है, डिफरेंसेस क्या क्या हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट के हवाले से मुझे सिर्फ 1 मिनट और दीजिए। आपके सवाल का जवाब भी इसके अंदर मौजूद है जी कि लोगों को अंदाजा हो कि कितना पोटेंशियल है। अब देखिए, इसका फ़ायदा ये होगा कि तकरीबन हमारी जो इस वक्त यूएन की जो प्रोजेक्शन है, अगेन हमारी प्रोजेक्शन नहीं, मेरे इदारे की प्रोजेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो इससे ज़्यादा देख रहा हूँ, मगर यूएन की प्रोजेक्शन ये है कि तकरीबन को $1.5 बिलियन के करीब इस साल हमें हासिल होगा। यानी कि इस साल के आखिर तक जो हमारी भी काविशें रही हैं उसका नतीजा ये होगा कि $1.5 बिलियन का मतलब है कि 600 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान को हाँ, हिसाब तो शायरों को पता है, आपको ऐसा ही होता है बुनियादी तौर पे। कितना 1.5 कुछ 400-500 अरब रुपया जो है वो तकरीबन हासिल होगा। मगर जब मैंने हमने इसके ऊपर वर्किंग की, मैं आपको ये बताना चाहूँ, कम से कम शुएब और सबीन कम से कम $10 अरब का पोटेंशियल है पाकिस्तान का, $10 अरब का पोटेंशियल है। और ये वो मौका है इस वक्त पाकिस्तान के पास जब दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि हम इसको मटीरियलाइज करें। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, अल्लाह ने चाहा 8 फरवरी के बाद, मिलजुल के बैठे हैं। जिन एरियाज़ को गवादर जो है वो दुनिया के लिए खुलने जा रहा है, हमने ये किया था कि हमने इनको ख़त लिखा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुले तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म सेंटर जो है वो वहाँ पर मौजूद हो। हमने वहाँ भी अपना काम किया है। तो एक इसलिए कि दुनिया हैरान रह जाएगी। ये जो सीरीन बीचेस को आप देखें, आप कराची से सफ़र करें, गडानीस होते हैं। मैं मुझे याद है जब प्लेस लिखने के लिए आता था हम के लिए भी, मुख्तलिफ इदारों के लिए भी, तो मैं कराची से होकर मैं गडानी चला जाया करता था। वो गडानी का समंदर दुनिया, मैंने शायरों की वजह से आधी पूरी दुनिया को सैकड़ों बार देखी है, मगर वो गडानी का समंदर, वो गडानी के बीचेस जो है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलते हैं। वो आप कोस्टल हाईवे से आप गवादर जाएं तो आप हैरान रह जाते हैं जिस तरह से हवाओं ने काट काट के जो मुजस्मे बनाए हैं आपके लेफ्ट साइड पे, ख़ास तौर पे बीच में बीचेस है। तो ये सेक्टर जो है आने वाले दिनों में दुनिया में खुलने जा रहा है। कम से कम $10 अरब की इंडस्ट्री है। इतना रोजगार आपके नौजवानों को, हमारे चैनल्स को, हमारे बिजनेसमैन को पोटेंशियल को पहचानना है और दुनिया इस वक्त तस्लीम कर रही है। तो राइट टाइम है इस वक्त जी इस पोटेंशियल को पहचाने, बिल्कुल राइट टाइम है, जिसे कहते हैं ना कि हिट करने का और इससे वो करने का। अब आप एक ही फ़र्क देखें, उसकी वजह क्या है। हम तो थोड़ी बहुत अपना काम कर सकते थे यार, ये कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, ज़रा सी आप मेहनत करें तो देखिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं। वरना देखें, और उसकी वजह क्या है कि हमें खुदा ने नवाजा है यार। कहाँ किसके, देखें ना, $220 बिलियन, $220 बिलियन मुंह से निकालना आसान है। कतर ने एक पूरा शहर नया बसा दिया, ठीक है। सऊदी अरब न्योम जो है वो बनाने जा रहा है $500 बिलियन से, ठीक है। मगर इस सारी रिपोर्ट में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो पाकिस्तान नंबर 1 है। उसके बाद आपको दूर दूर तक इसमें सऊदीया ने अच्छा परफॉर्म किया है, कतर ने अच्छा परफॉर्म किया है। आपको इसके नज़दीक तरीन भी यूएन की रिपोर्ट में ना नेपाल है, ना श्रीलंका है, जी हाँ तुर्किया, सर्बिया और अपना रोमानिया। मगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि $220 अरब अभी लगाया कतर ने, ये वर्ल्ड कप जो हुआ था फीफा का, $500 अरब से न्योम बनाने जा रहा है सऊदीया, ठीक है ना। मगर पाकिस्तान टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे कोई पाकिस्तान के नज़दीक नहीं। अब वजह क्या है? वजह यह है कि जो कुछ खुदा ने पाकिस्तान को दिया है वो किसी के पास नहीं है। वो आप बिलियंस ऑफ डॉलर से भी क्रिएट नहीं कर सकते। कोई शक नहीं। आप कहाँ से K2 क्रिएट करेंगे? आप कहाँ से वो बीचेस लेके आएंगे? मुझे हकीम सईद मरहूम याद आते हैं, बार बार याद आते हैं। जब से ये जिम्मेदारी 2-4 महीने के लिए हमारे पास आई, डे टू डे फेस की कौम ने जिम्मेदारी दी, मैंने कबूल किया कि ठीक है भाई, जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती आप थोड़ा बहुत काम करें। हकीम सईद मरहूम मुझे रोज़ याद आते हैं, आप फरमाते थे पाकिस्तान मिसले सूरह रहमान में जितनी नेमतों का जिक्र है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप खरबहा डॉलर से भी ये कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ दुनिया देखती है। बेशक ऐसे। वैसे भी इस दौरान आपने चूँकि बात की ना कि मुख्तलिफ जगहों पर आप गए, आपने दुनिया का भी जिक्र किया, तो मेरे पास एक सवाल आ गया, ज़्यादा आमद कहाँ होती है? जब बीच की तरफ होते हैं, पहाड़ों की तरफ होते हैं, आबशारों के करीब होते हैं, किस ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप आमद ज़्यादा होती है?
यार देखिए, ये 3 महीने तो 24 घंटे सुबह से शाम तक ये था कि यार हम क्या कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आपको खुशी होगी कि 77 साल में जीबी में जीबी कितना बड़ा हमारा सेक्टर है। इसके अंदर भी ये जो रिपोर्ट आई है इस वक्त, जो हमारे 2 सेक्टर्स जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो केपी है, वो जीबी है। 2.25 करोड़ सैयाह जो है वो सिर्फ बिल्कुल केपी के में हमारा आप देखें बिल्कुल 1 करोड़ 70 लाख सिर्फ केपी में। लेकिन इसमें वसी भाई मुझे इजाजत दीजिए कि एक सवाल कर लूं। जो गैर मुल्की सैयाह हैं, जब उनकी हम बात करें, वो फिगर तो बहरहाल कम है, 4,500 है केपी की। तो इस जो गैर मुल्की सैयाह की फिगर को हमने बढ़ाना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, उसके लिए एक तो हमने यही किया है कि एक तो ये रिपोर्ट बड़ी अहम है, और ये रिपोर्ट उन कोशिशों का नतीजा है जो इससे पहले हमने की है। हमने जाके दुनिया में शोकेस किया। मैं आपको बताऊं, जैसे वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में अभी मैं गया था लंदन, बाकी जगह मैंने मुख्तलिफ जगहों पे अपनी टीम को भेजा, मैं सिर्फ एक ही जगह गया और सिर्फ 2 लोग हमारी तरफ से गए थे। सबसे पहले तो मैंने ये कोशिश की कि पूरा पाकिस्तान जो है वो उसकी नुमाइंदगी हो। चारों सूबों के, हमारे सिंध के दोस्त थे, हमारे KPK के भाई थे, हमारे बलूचिस्तान के भाई थे, हमारे पंजाब के हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग थे, जीबी के हमारे लोग थे। पूरा हम यहाँ से कॉन्वॉय लेके गए थे। मगर वफाक से जो मेरी मिनिस्ट्री थी, सिर्फ 2 लोग थे। और मुझे अपने बारे में, मुझे 25 बरस से आप जानते हैं, मैं का लफ्ज़ ही शायद इस्तेमाल नहीं करता अपने काम के हवाले से, मगर चूँकि कौम को बताना ज़रूरी है कि जो 2-2.5 महीने की जिम्मेदारी थी, इसको कैसे हमने इसमें कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए जो कर सकते हैं हम करें। डे टू डे अफेयर्स की जिम्मेदारी के अंदर रहते हुए एक टांग पे हम खड़े रहे। मैं सबसे पहले जाता था वहाँ, सबसे आखिर में स्टॉल बंद होने के बाद वो आता था। नतीजा ये हुआ कि पूरे दुनिया की मीडिया ने हमें कवर किया। ठीक है, पूरे दुनिया की जो मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ हमारी मुलाकातें हुई। वार्नर ब्रदर्स ने पहली मरतबा हमें इंटरव्यू किया। मेरा इंटरव्यू जो है वो अब चलाएंगे पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में वो चलेगा। वो करोड़ों रुपए से भी हम वो माइलेज हासिल नहीं कर सकते थे मीडिया की जो हमने वहाँ पे हासिल की। तो ये हमने पूरी कोशिश की कोशिश करें पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि उसके नताइज जो हैं वो बिल्कुल आपके सामने है और दुनिया जो एक्सेप्ट कर रही है उसे। आपने कहा जी वो शायरी की बात की, तो वो तो भाई 4 महीने पहले धड़ाधड़ हो रही थी। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ खैर से हमारी दुआ है, आगे भी जाहिर है जारी रहेगी। वो भी आपसे शायरी की तरफ भी जरूर आएंगे, क्योंकि वसी शाह हमारे साथ हो और शायरी ना हो जी, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ की तरफ भी मैं चाहूँगी कि आप उस पर ज़रूर एक कमेंट करें, क्योंकि आप इस तरह बता रहे हैं कि आप एक टांग पे खड़े रहो। आप लोगों ने प्लानिंग भी की, काम करने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जब भी इकट्ठी छुट्टियां आती हैं या सर्दियों की बात होती है, बर्फबारी होती है, कोई इवेंट होता है, न्यू ईयर था जिस तरह से, तो हम देख रहे होते हैं कि मरी की जानिब लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर 2 साल पहले एक हादसा हुआ और वो उसमें काफ़ी सारी जानें गई, एक सानेहा हुआ बेसिकली। लेकिन कल भी हमने यही हालात देखे कि रोड्स जो थी वो जैम पैक्ड थी और खुदा न ख्वास्ता ऐसा एक और सानेहा भी हो सकता था। तो क्या मजीद प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है कि उतनी गाड़ियाँ दाखिल होने दी जाए जितनी के कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा एंटर ना होने दिए जाए, ताकि इस तरह के सानेहों से हम बच सकें? आप बिल्कुल सबीन ठीक कह रही हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो आप जानती हैं कि ये 18वीं तरमीम के बाद टूरिज्म जो है प्रोविंशियल मैटर भी हुआ है। हमारा जो काम है वो एक पैटर्नल एक रोल होता है अपना वफाक का। हम उस तरीके हम उस तरीके से अपना काम करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ओवरऑल मैं इसलिए नहीं कि मेरी तो 2-3 महीने की जिम्मेदारी है, उसके बाद मेरी तो दुआ है कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला खैरियत से इलेक्शन हो, अपनी जिम्मेदारियों पे जिनका काम है वो आएँ और हम फिर अपना काम जो है वो करें। तो मैं तो आप ही के कबीले का आदमी हूँ ना, तो उस कबीले की हैसियत से, अब मैं इस जिम्मेदारी की हैसियत से नहीं कह रहा, एक शायर की, एक ड्रामा निगार की, आपकी हैसियत से कह रहा हूँ कि हमें भी सीखने की और समझने की और तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें भी अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। बेशक ऐसे है कि ऐसा कोई कानून की ज़रूरत ही ना रहे। वसी भाई, ये बड़ा अहम है, हम खुद अपनी सिविक सेंस को बेहतर करें, ये बहुत अहम बात है। बस जाते थे वसी भाई, कोई शेर जो आपके माइंड में आ रहा हो 2024 के आगाज में नए साल के लिए? देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि कौम के लिए ये तोहफा है, ये खबर बताती है पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है और ज़रा सी भी हम मेहनत करें तो कैसे गैर मामूली नताइज जो हैं वो आते हैं और फौरी तौर पे उसके नताइज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू होते हैं। मैं सिर्फ ये आपको बता दूं, वो कह रही थी ना सोचने की बात, तो इस तरह से हमने सोचा कि 77 साल में जीबी में हमारे पोर्टर्स के लिए, हमारे माउंटेनियर्स के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
हमने उसकी बुनियाद जो है वो डाली है। 3 महीने में मुमकिन नहीं था, हमने सोचा क्या करें, जो गणेश भी कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमने गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है और उसके हमने एक बुनियाद डाल दी है। उसका करिकुलम इस वक्त, उसकी तैयारी का आगाज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और फिर आगे उसको बढ़ाए। और फिर मैं चाहूँगा कि आगे एक स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिस्ट सेंटर जो है वो वहाँ बन सके हमारे। अब ये सब चीज़ें जा रही है ना दुनिया में, तो भी लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छा इस हवाले से कितनी संजीदगी से काम हो रहा है, क्योंकि दुनिया अपनी टूरिस्ट के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, हाइजीन के हवाले से बहुत सेंसिटिव है। और आपके सवाल का जवाब ये है अहमद नईम कासमी साहब की मारूफ नज़्म की शक्ल में कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। मेरे बिल्कुल इस वक्त यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। ये है आज की यूथ। अब मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे। अगला मिसरा आप पढ़ दीजिए। आगे मुझे भी भूल गया हमें भूल गया इम्तिहान में डाल दिया वसी शाह साहब ने। 3 महीने की जिम्मेदारियों ने सब भुला दिया। वो हमें नजर भी आ रहा है कि क्या हालत आपकी होगी, लेकिन एक अच्छी चीज काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे हम चाहते हैं कि मजीद पॉजिटिव खबरें इस तरह की हमें सुनने को जरूर मिले। बहुत शुक्रिया वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह में आपको कहेंगे खुशामदीद। और एक ख्वाब देखें, आप भी सोचें, हम भी सोचते वो ये कि आपको खाना पकाने का शौक हो और वो शौक आपने पूरा करना हो तो आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना शुरू करते, कुकिंग वीडियोस आप डालना शुरू करते और आहिस्ता आहिस्ता आप शेफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाए। यानी लोग आपकी तरकीब देखने ना आए, आपकी बातें सुनने, आपकी बातें सुनने ज्यादा है, तरकीब भी देखें और साथ में आपकी बातें सुनने भी आए। तो ये एक इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा चुके हैं तो समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। नादिया सलीम की बात कर रहे हैं। पलवशा कुक्स के नाम से इनको जाना जाता है और इनकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत पसंद की जाती है, पंजाबी। और फिर वो जब खाने पका रही होती है तो कहती है भी सुट दो और उसके बाद जो नए नए सूट्स इनके होते हैं उनकी बहुत तारीफें की जा रही होती है, जो नए नए। और हमेशा जो एक अच्छा पैगाम देती हैं वो ये पैगाम देती हैं कि ज़िंदगी ऐसे गुजर जानी है, ऐसे गुजर रही है, परेशानियां अपनी जगह, लेकिन अपना ख्याल रखना मत भूलें। स्पेशली ख़वातीन घर के कामों में इतना मत उलझें कि आप अपने आप का ख्याल रखना भूल जाएं। तो इस तरह के बेशुमार मैसेजेस देती हैं। तो आज नादिया सलीम हमारे साथ मौजूद है, पलवशा कुक्स के नाम से ज़्यादा आता है आपको। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नादिया साहिबा, यूट्यूब पर खाना पकाने का चैनल ये कैसे शुरू किया, कैसे आइडिया आया? इसका आइडिया ऐसे आया कि मैं टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी ना, 1 मिनट की वीडियो बनती थी, तो वो फिर जो ऑडियंस थी उसने डिमांड की कि भाई आप यूट्यूब पे आएं और लंबी वीडियो बनाएं ताकि हम आपको ज्यादा देख सकें, लंबे टाइम तक आपकी बातें एंजॉय कर सकें। तो बेसिकली मैनू हर जगह ते मेरी ऑडियंस ही लै गई है, मैंने तो पता भी नहीं सी। तो नादिया साहिबा, ऐसे में ये तवक्को थी, उम्मीद थी कि इतनी जल्दी इतनी मशहूर हो जाएंगी, और किस वीडियो से सबसे ज्यादा फेमस हुई? 2-3 वीडियोस एक्चुअली चली गई। एक पराठे वाली वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि मक्कू ठप के रोटियां बना लो, एक वो वाली मशहूर हुई। एक मशहूर हुई घर बसाने वाली हांडी कि जिसमें भिंडियां थी, टिंडे थे, बैंगन थे। तो मैं क्या कि जिंदगी विच भी बहुत सारे लोग ऐसे होंदे ने जिन्हां दे नाल असीं रह नहीं सकदे, लेकिन इन्हां सब्जियां हार उन्हां नाल भी रहना पैंदा है। तेल च भावें फिटे मुंह कवो, मुंह ते वेलकम कहना पैंदा है। तो बस वो बड़ी लोगों को लाइन पसंद आई। और अभी रिसेंटली जो हिट हो गई वो थी जी असी सूट पा पा के मुक जाना ते कमेटियां पा पा के मुक जाना, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो बस हमारी आवाम बेसिकली ना बड़ी डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, परेशान है। तो जहाँ कहीं हंसने खेलने वाली बात उन तक और इतनी अच्छी वीडियोस के बाद, इतने मशहूर होने के बाद जिंदगी तब्दील हुई है नादिया, या वैसी की वैसी है? तब्दीली कैसे आती है भाई, हम अपने बर्तन खुद ही धो रहे हैं, हम अपनी हांडियां खुद ही पका रहे हैं, बल्कि ये काम और एक्स्ट्रा पड़ गया मेरे ऊपर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने रोज की वीडियो लगानी है, मैंने रोज का व्लॉग लगाना है, क्योंकि हमारी प्यारे जो लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं वो रोज देखना चाहते हैं। तो कोई तब्दीली नहीं आई जी, आज दिन के सारी हमें कूट कूट के भरी हुई है। और नादिया, जब भी हमने आपको देखा है, अपनी मिट्टी से हमेशा आपको जुड़े देखा है कि कैसे आप उस पे अपनी पंजाबी में, अपनी जुबान में वीडियोस भी बनाती हैं, कनेक्ट भी करती हैं। जब यूके होती हैं तो पाकिस्तान कितना याद आता है? जी असी पाकिस्तान तो जानते ही नहीं तो याद कैसे आएगा।
हम रहते ही पाकिस्तान में हैं, हम वहां होते हैं, लेकिन हमारी रूह पाकिस्तान की गलियों में ही फिर रही होती है। हम बेसिकली जहां भी रहे ना, हम अपने मुल्क में ही होते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम अपना लिबास नहीं बदलते, हम अपनी बातचीत नहीं बदलते, तो हम और नादिया जब YouTube चैनल की हम बात करते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं, शुरू करते हैं, कामयाबी किसी किसी को मिलती है, हर किसी की कामयाबी का राज अलग है। आपके नज़र में आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैंने जो पाकिस्तान के बहुत ही, एक तो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, शायद उससे भी जो नीचे का तबका था, मेरे साथ वो जुड़ गया सबसे ज्यादा। उसके बाद वो जुड़ा जो बेटियां परदेश में जा चुकी थी शादियां करके, फिर वो जुड़ी जिनके माओं की डेथ हो गई या अपने घर से दूर हो गई। तो बेसिकली शायद मेरी बातें बहुत सारे लोगों के दिल की आवाज थी। अभी भी मैं बाहर कहीं निकलूं और मुझे लोग जिस तरह से मिलते हैं, जिस तरह से प्यार करते हैं, माएँ हैं बहुत सारी बेटियां हैं जो कहती हैं कि हमारी अम्मी आपको फॉलो करती हैं। तो मैं बेसिकली माओं का दिल जीता है मैंने, और आपने सबका दिल जीता। आप जरा एक सख्त सवाल कर लेते हैं, टफ क्वेश्चन, जो खाने और सूट का कंपटीशन है इसमें, ठीक है? और नादिया है मुश्किल में, आपको लगी है सब भूख, कुछ ऑर्डर करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन वहीं पर किसी ब्रांड के सूट पर नजर पड़ जाती है। नादिया खाना ऑर्डर करेंगी या सूट? नहीं, मैं खाना ऑर्डर कर लूंगी। सूट तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ सूटों के पीछे। अल्लाह का बड़ा करम है कि सोचती हूँ और सूट मेरे सामने आ जाता है। मैं कभी भी किसी चीज के पीछे नहीं भागी। ये शायद अभी देखने वाले लोगों को लगता है कि मैं कपड़े पहनती हूँ, मैं बर्तन खरीदती हूँ। सोशल मीडिया पे आने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह और जिंदगी बड़ी अच्छी और ऐसी ही थी। क्या बात है। और आपकी कुकिंग से ज्यादा आपकी पंजाबी मशहूर है, जिसमें आप ज्यादातर वॉइस ओवर ज्यादा यूज कर रही होती हैं। तो देखने वालों को मैसेज क्या देना चाह रही होती हैं पंजाबी में? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि खुश रहें बस। और खुश हम तब तक नहीं रहते जब तक हमें हेल्थ की तरफ से कोई ऐसी बीमारी नहीं लग जाती। तब हमें एहसास होता है कि जिन चीजों के पीछे जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं था। तो अपनी सेहत, अपना ख्याल, क्योंकि खुशी भी तभी किसी को दे सकेंगे जब आपके अंदर खुशी हो, और इज्जत भी तभी दे सकेंगे जब आप खुद की इज्जत करना जानते हो। ठीक है, बहुत खूबसूरत पैगाम, जो कि हम तो पलवशा के नाम से ज़्यादा जानते रहे। नादिया ने इतना खूबसूरत पैगाम दिया। बहुत शुक्रिया नादिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और खुशियाँ वीडियोस बनाती रहें और खुशियाँ बिखेरती रहें। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान की पहली खातून सतार नवाज की बात करते हैं, जो इस दम तोड़ते साज को नई जला बख्श रही हैं। रितिका, इनका ताल्लुक एक मौसीकार घराने से है, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने ये साज अपने हाथों में उठाया तो रवायती तरीके से हम देखते हैं कि लोग उन पर जुमले कसते थे, उनको मुश्किल होती थी, यानी उन्हें रवायती चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अपने वालिद की ख्वाहिश पर उस्ताद रईस खान से उन्होंने सतार बजाना सीखा और गुज़श्ता 8-9 साल से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो परफॉर्म कर रही हैं। और यही नहीं, सतार के अलावा रितिका हारमोनियम और तबला ये भी खूब बजाती हैं। तो रितिका आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। रितिका, 8-9 साल जिस तरह मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा रही हैं, तो मैंने सतार से मुताल्लिक कमेंट कीजिएगा, क्यों सतार, क्यों? सतार एक्चुअली मेरे फादर का शौक था, क्योंकि वो हमेशा, मतलब मैं जब नहीं हुई थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो ये उनकी थॉट्स थे, उनकी थिंकिंग थी कि जब भी मेरी शादी होगी और मेरे घर कोई औलाद होगी तो मैं उसे तार का साज जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि उन्हें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी म्यूजिकल बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ म्यूजिक में। और रितिका, ज़ाहिर ये जो सतार से आपने सीखा है बड़ा अहम है, लेकिन ये हम बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम ये बात करते हैं कि रितिका पहली खातून सतार नवाज हैं, तो ये बड़ा एक अहम हो जाता है ये समझना भी कि चैलेंजेस तो होंगे ना। एग्जैक्टली, और उन चैलेंजेस को किस तरह से कैटर किया ये बड़ा मैटर करता है। तो वो भी हम रितिका से पूछते हैं। रितिका, किस तरह से उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया और चैलेंजेस थे क्या क्या? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मुझे इसको सीखने में जो चैलेंजेस आए थे वो यही थे कि क्यों सिखाना, लड़की है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी और क्या करेगी, लाइक इसको ब्यूटिशियन सिखाओ या कुकिंग सिखाओ।
और इसमें इतना स्कोप नहीं है, लेकिन ये मेरे फादर का ड्रीम था, उनका सपोर्ट था, उनका साथ था, तो उनके साथ की, उनके सपोर्ट की वजह से बस मैं करती चली गई और अल्लाह के करम से उनके रहनुमाई से जो है ये होता चला गया। जबरदस्त। रितिका, वक्त बड़ा मुख्तसर है तो इसलिए ऑब्वियसली जिंदगी है, चैलेंजेस ज़ाहिर उसमें होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। रितिका, वक्त बड़ा मुख्तसर है, हम जरूर चाहेंगे कुछ अगर आप सुन पाएं हमारे नाज़रीन के लिए कि कितनी अच्छी सितार नवाज है रितिका। वाह, तेरा मेरा है प्यार अमर, क्या खूबसूरत धुन आपने बजाई है। रितिका धनंजा साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। 2023 के इख्तिताम तक भी और अभी 2024 की इफ्तिताह जो है उस पर भी हम देख रहे हैं कि हम टीवी के ड्रामा जो है इश्क मुर्शिद, उसका OST तेरा मेरा है प्यार अमर, उसकी धूम सरहद पार तक पहुंच गई है। कल की किस देखी थी आपने? कल की किस बहुत जबरदस्त थी, उसकी कहानी और स्पेशली जो एक्टर्स की एक्टिंग है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। अच्छा, बिलाल की से बात की जाए तो ऑब्वियसली दो कैरेक्टर्स को वो एक साथ निभा रहे हो। दुरफिशाने भी हर आम लड़की घर बैठी हुई वो उससे रिलेट कर सकती है, वो बहुत ज्यादा जाहिर है उनकी वजह से भी पसंद किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका OST है अमेजिंग, उसने पूरे ड्रामे में जान डाल दी है। दीवाना कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार और इस गाने को 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ये 2-2.5 हफ्तों की बात है जी, क्या जबरदस्त गाना छाया हुआ है, हर जबान ज़द-ए-आम है, हर टिकटॉक स्टार की वीडियोस इस गाने के बगैर अधूरी हैं। शादी की वीडियोस उनके भी लग रहा है, यस, और हर जगह पर हम यही गाना सुन रहे होते हैं, यही गाना गुनगुना रहे होते हैं। बहुत ही प्यारा ये गाना, लिरिक्स, सूरत और क्या प्यारा अंदाज अहमद जानजेब का, कैसे गुनगुनाया उन्होंने। जरा उनके हर गाने की हम जब बात करें तो बहुत ही प्यारा उनका अंदाज होता है। और तेरा मेरा है प्यार अमर, बहुत खूबसूरत तहरीर और अपनी आवाज़ और शानदार मौसीकी के साथ जिस तरह अहमद जानजेब ने इस गाने को अमर किया, हम इसकी बात करते हैं। और आज अहमद जानजेब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे सुबह उठाना किसी सिंगर को मुश्किल होता है, हम सही कह रहे हैं? अभी जो आज काम हो गया इसे हम ही उठा सकता था, वरना इसके अलावा तो कोई चांस नहीं था कि मैं आज उठ। ये बड़ी बात है जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज सुबह आप जागे भी और आपने हमें वक्त भी दिया। अहमद, जब गाना कंपोज हो रहा था, जी बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। देखने में यूं जो है ना, वो लोगों को शायद अंदाजा नहीं होता, बट रात को भी कल 2 इवेंट्स थे और आते आते वही 6 बज गए, 7 बज गए सुबह के, एंड देन अभी शायद 11 बज रहे हैं।
तो फिर आप लोगों के सामने भी चलिए बस फिर हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे आपको, जल्दी जल्दी कुछ सवालात हैं वो हम आपसे जरूर कर लेते हैं। जब गाना कंपोज हो रहा था जी गाना जब कंपोज हो रहा था और जब आप गा रहे थे तो माइंड में था कि ये जो लिरिक्स हैं, ये जो धुन है, ये राज करेगी आगे चल के? मुझसे अभी किसी ने कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अप्रोच किया, उसने कहा कि मुझे ऐसा ही एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहना है कि बस मुझे यही गाना चाहिए, बस यही सुपर हिट गाना चाहिए ऐसी। मैंने क्या बात सुने, हिट का कोई फॉर्मूला नहीं होता और हिट का कोई यकीन नहीं होता है कि क्या चीज आपके सामने आपके करियर में क्या चीज आपको कहाँ लेकर जाए। मैंने कहा मैंने बनाते हुए तो इस गाने को कभी सोचा भी नहीं था। मोमल भाभी ने जब हमारी उनसे बात हुई थी तो हम लोग अक्सर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं प्रोजेक्ट से पहले, और एक नहीं दो तीन तीन ऑप्शन देता हूँ। उस तरह का मैं हूँ कि मैं एक धुन नहीं बनाता, मैं 2-3 धुनें बना के देता हूँ कोई भी टाइटल की ना, और ये मेरा उनसे कंफर्ट एक लेवल है, वरना मैं ऐसा सबके लिए नहीं करता। तो ये जब मैंने भाभी को दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छा है बट ओल्ड स्कूल लगता है थोड़ा सा। मैंने उनको बोला कि ओल्ड स्कूल क्यों कहती इसकी धुन में थोड़ी सी पुरानी, बहुत पुरानी एक फील आती है गानों की ना। मैंने क्या, अब मुझे तो नहीं अंदाजा इस बात का, इसको हम टाइटल के लिए सोच रहे थे। ये आपको आवाज आ रही है ना? जी 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 बिल्कुल। तो टाइटल के लिए सोच रहे थे इस गाने को। टाइटल इश्क मुर्शिद का दूसरा टाइटल है हमारा, वो मेन गाना है। तो एनी हाउस हम लोग इसके ऊपर एग्री नहीं किए कि इसको टाइटल बनाएंगे हम। अच्छा ओके, ये एक तरीके से टाइटल से निकल गया गाना, और फिर ये चला गया। मैंने और फारूक भाई ने इस बात पे एग्री किया कि उसको हम सिचुएशन पे डालेंगे, सिचुएशन पे डालेंगे, और ये करेंगे कि हम लोग कोई पहली एपिसोड में या सेकंड एपिसोड पे जहां लगता है, जहां महसूस होता है कि यहाँ आना चाहिए इस गाने को, वहां इस गाने को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यकीन जानिए कि सिर्फ इसकी शुरू की जो ये 3-4 लाइनें जो शुरू की है ना, वो जब एपिसोड में आई है, उसका जो म्यूजिक का एक बना है माहौल, तो it took the song to some other place, ड्रामे का हर चीज, everything changed, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया उसने, नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो ये अनप्रेडिक्टेबल था, अनप्लान्ड था, अनथॉट ऑफ था, ये कुछ भी चीज ऐसे सोच समझ के नहीं हुई थी। जो आपका सवाल है कि आपने सोचा था क्या होगा, सोचा नहीं था, लेकिन बस अल्लाह ने आपको और इज्जत दी है अहमद भाई, हम इसे इस तरह देखते हैं। कुछ और उसके बाद हम देख रहे हैं अहमद साहब के बहुत से और जो म्यूज़िक से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, म्यूज़िक उनके करीब है दिल के, और डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं, वो इस धुन को बजा रहे हैं। और आप ज़रा शेयर भी करते हैं अपनी फेसबुक पर भी, हमने भी चंद रोज़ पहले शेयर किया, कोई सितार पे तो कोई गिटार पे तो कोई किसी और इंस्ट्रूमेंट में, कोई तबले पर भी हाँ। और फ्लूट पे तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज था। एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, मैं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा रहा हूँ 26, 27, 30 साल हो गए, 30 ऑड इयर्स। फ्रॉम एक बार कहो तो मेरी हो, कहो एक दिन, आपकी याद, खुदा और मोहब्बत, and you name it, lot of songs. बट मैंने कभी OST को इतना क्रेज नहीं देखा, किसी भी OST किसी भी चैनल के लिए, जितना ये गाना वायरल और शेयर हुआ, और जिस तरह शेयर हुआ है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे लिए तो कम से कम एक हिस्ट्री और रिकॉर्ड है कि मैंने नहीं देखा इतना लोगों ने जिस तरह इसको चेस किया है, और जिस तरह लोगों ने इसकी रील्स बनाई है, और लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स आप बता रहे हैं जैसे कि संतूर, रबाब, फ्लूट, तबला, ये, और फिर साथ में एक्ट आउट। मैं तो बस आई एम जस्ट स्पीचलेस एट टाइम्स कि इतना, और अक्रॉस बॉर्डर अहमद भाई, अक्रॉस बॉर्डर, यस, अक्रॉस बॉर्डर जी, बिल्कुल। और they have ये ज़ाहिर है सिर्फ आपके लिए एक अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी एक अचीवमेंट है। हमारी एक धुन या हमारा एक सॉन्ग का, ज़ाहिर है वो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं जा रहा, वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं जा रही, वो एक पूरी हमारी कहना चाहिए कि पाकिस्तान की इमेज को लेकर जा रही है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को कितना टैलेंट लेकर जा रही है। टैलेंट है। तो ये सारे धुन जिसकी हम बात कर रहे थे, अब आप शेयर भी करते हैं, तो मैं पूछूंगा आपसे कि सबसे ज्यादा पसंद कौन सी आई है आपको, किसी और ने जो धुन बजाई इस गाने की, और वो आपको सबसे ज्यादा भाई, वो कौन सी थी? सबसे अच्छी, देखिए सबसे, आई वुडंट बी जस्टिफाइंग इट, सब बहुत अच्छे थे, बट पर्टिकुलरली आई बिलीव कि एक
सिंगर हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने इस गाने को गाया गिटार के ऊपर। मैं उनका नाम शायद रिकॉल नहीं कर सकूंगा इस टाइम पे। आगे हमने वो देखा भी है, वो वीडियो देखी भी है। यस, सम डिसाई हैं, सम डिसाई, आई थिंक डिसाई हैं कुछ तरह का नाम। He has sung it so well, and lot of Pakistani singers also have done so much well to this song. मुझे तो ये समझ में, देखिए एक तो ये धुन जो है ना बहुत easy to grab है। आजकल के जमाने के जो लफ्ज हैं कि वो पेचीदगी नहीं है लफ्जों के अंदर कि आप कहें कि इतने मुश्किल लफ्ज नहीं है कि जो आप समझ सकें कि तेरा मेरा है प्यार अमर। और ये गाना लिखा भी मैंने, आपको पता नहीं शायद इस बात का अंदाजा हो। बिल्कुल, मैं मालूम है, लिखा भी आपने। लिखा भी मैंने। यस, खूबसूरत लिखा, प्यारे अंदाज में गुनगुनाया। अंतरा जो है ना, ये अंतरा आप समझते हैं ना अंतरा क्या होता है? जो फर्स्ट पार्ट होता है गाने का, नूरे जहां नूरे मोहब्बत, जो ये पोर्शन, तो ये पोर्शन गाना हिट होने के 3-4 हफ्तों के बाद ये लिखा है मैंने, और फिर ओके, बाद में ऐड हुआ ये जी। अच्छा, ये और अहमद भाई आप मुझसे पूछे तो मेरा फेवरेट पार्ट यही वाला है, और मेरा भी नूरे जहां और नूरे मोहब्बत, बहुत प्यारा। यही मैं बोल रहा हूँ कि यही चीज तो इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी कि क्या हुआ है और किस तरह हुआ है। हाँ। कि अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैं कल रात एपिसोड गुजरी थी, इसमें मैं एक अंतरा और ऐड कर सकता था सिचुएशन पे, और अब शायद मैं फीमेल वर्जन की तरफ जा रहा हूँ। But I'm not then again banking on it. कुछ नहीं पता। वैसे जो ऐड करना चाहते थे वो अगर हमें आप सुना सके, जो ऐड करना चाहते थे कल की सिचुएशन के मुताबिक, क्या था वो? अभी तो सही टाइम नहीं होगा ये सब चीजें बताने के लिए। मगर मैं आपको ठीक है, हाँ नहीं वो नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। मेरे ख्याल से आई थिंक मुझे ये सब चीजें बहुत पहले प्लान करके सामने रखनी चाहिए थी। अभी अब इत्तेफाक से मुझे किताब निकालनी पड़ेगी, क्या लिखा था क्या नहीं। और ये कि बट ये कि देखिए ना, एज द ड्रामा, और मुझे लगता है कि ड्रामे की वाकई में जो इतना यूट्यूब पे पोलिंग होती है कि ड्रामे को ट्वाइस अ वीक होना चाहिए, ट्वाइस अ वीक अब लगता है, महसूस होता है ड्रामा तो अब खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। मतलब कहने का मतलब जस्ट हैव another 10-11 episodes left, मतलब आई थिंक सो ऐसे ही कुछ चाहिए। अगर रोज ज्यादा 12 और लोग ज़ाहिरा पसंद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा चले, वो नहीं सुनाया आपने नूरे जहां, मेरा ख्याल है ये वाला एक हम सुनना चाहते हैं आपसे। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी आवाज बिल्कुल साथ नहीं दे रही, मगर मैं आप लोगों को नहीं मना कर सकता। जितना भी है, जैसा भी है, खराब होगा जैसा भी आपका है तो हम बहुत अच्छा होगा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। आई थिंक मेरा गला अभी बहुत थक रहा है। बहुत सुनाया, ये बहुत जबरदस्त था। वैसे अहमद भाई, नहीं आप जस्टिस करते हैं। आगे चलकर क्या कोई चांस है किसी और एपिसोड में, किसी और सिचुएशन पे कोई और ऐड हो जाए इसमें? कुछ लाइंस क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ ऐड हो? चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम तो कहते हैं आपकी हर लाइन हिट होती है, हम कहते हैं और लाइंस आए और हिट हो। तो फिर लेट्स डू इट। फिर आई थिंक एक अंतर और डालते हैं आप लोग की, स्पेशली आप दोनों की फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए। आपको और इज्जत है। अहमद जान ज़ेब साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और ज़ाहिर है इस तरह उनके गाने की आज हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से उसको बहुत से लोग ने पसंद किया, करोड़ों लोगों ने पसंद किया। और जो इंडियन सिंगर की हम बात कर रहे थे, यासिर देसाई, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया। और अहमद जान ज़ेब का सिर्फ ये गाना नहीं, ओवरऑल भी देखा जाए, जिस तरह वो 25-26 साल अपने करियर, तो एक से एक गाना सुपर हिट ही गया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। चलें आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। अब बात पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की करते हैं। तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं। सियासी जमातें वोटर्स को कायल करने के लिए पुरकशिश नारे और वादे कर रहे हैं। और इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ के दो हल्के NA47 और NA48, यहाँ से आज़ाद हैसियत मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब भी मैदान में उतर चुके हैं। उनका एजेंडा मुल्क के हर अहम शोबे में इस्लाहात लाना है। तो आज हम उन्हीं इस्लाहात से मुतालिक, उनकी सोच, उनकी राय से मुतालिक बात करेंगे। हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सेनेट से मुस्ताफ़ी और अब कौमी असम्बली वो पहुंचना चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी जा रही है कैंपेन, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है?
अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो ठीक है जी। इलेक्शन की जो एनवायरनमेंट है, बेयकीनी की सूरत हाल भी काफ़ी अरसा रही, और अब बेयकीनी के जो बादल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छट रहे हैं। अच्छा। और लोगों को थोड़ा बहुत यकीन होता जा रहा है कि अब इलेक्शंस शायद हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए और जो इलेक्शन शेड्यूल और ये सारी चीज़ें, तो अब कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गेयर अप हो जाएगी। और मुस्तफा साहब, आप किस नारे के साथ अवाम में जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त सियासी जमातों की बात की जाए, डिफरेंट सियासतदान वो पुरकशिश नारे लगा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मंशूर अपना सामने रख रहे हैं। आप आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, क्या मंशूर है आपका? देखिए, मेरी गुफ्तगू और बयानिया तो बड़ा सिंपल है। जब से मैंने सेनेट से इस्तीफा दिया कि जो सियासी मुखालफतें हैं इस मुल्क में वो हम सियासी दुश्मनी में बदल चुके हैं। और मैंने इस्तीफा भी इसी वजह से दिया कि उस वक्त हालांकि वो मेरे सियासी मुखालिफ थे जिनके साथ जुल्म और ज्यादती का सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके ऊपर मैंने लब कुशाई की, और फिर वो पसंद नहीं की गई, मेरी अपनी जमात की जानिब से पसंद नहीं की गई। तो मैंने तो ये बेहतर समझा, उस वक्त मुझे दो ऑप्शंस दी गई कि या तो खामोश हो जाओ या इस्तीफा दे दो। तो मैंने इस्तीफा देने को तरजीह दी। उस ऐवान जहां पर पहुंचने के लिए सब तगदौर करते हैं, वहां से इस्तीफा दे के बाहर निकल आया। तो मेरा बयानिया और मेरी गुफ्तगू और मेरा पैगाम तो बड़ा सिंपल है कि 76 सालों से ये मुल्क दायरों के सफर में चल रहा है, और इस दायरे के सफर में चलने से हमने कुछ हासिल नहीं किया, कोई सबक नहीं सीखा। सियासी जमातें और सियासी कायदीन, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना रह गया है। ना कोई असूल है, ना कोई नजरिया है। आप देखिए कि 16 महीने की हुकूमत में एक दूसरे के साथ रहे, और उस हुकूमत से निकलने के एक हफ्ते बाद ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। तो लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है उनके साथ, उनके इश्यूज, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके मसाइल, जो मुल्क को रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपका क्रिमिनल लीगल सिस्टम बैठ चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आनी है, माशी रिफॉर्म्स लेकर आनी है, सिक्योरिटी का बहरान हल करना है। ये मसाइल, किसी जमात की और ये मसाइल बहुत अहम है जिनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। क्या एक शख्स आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने के बाद, असेंबली में जाने के बाद, इन मसाइल का हल लेकर आ सकता है? मुमकिन है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और मैं तो खुद जहाँ पे कैंपेन पे जाता हूँ, कॉर्नर मीटिंग्स करता हूँ, जलसे करता हूँ, तो वहां पर मैं यही बात दोहराता हूँ कि एक आदमी के बस में ये मुमकिन नहीं है कि वो इन सारी चीजों को तब्दील कर सके, लेकिन एक आदमी के बस में ये बात तो है कि वो ज़मीर को झंझोड़ सके। अगर इक़्तिदार का ही लालच होता, हवस होती, तो मैं तो उस ऐवान को छोड़ के निकलता ही ना, जिस ऐवान का मैं ऑलरेडी मेंबर था, जहां पर लोग पहुंचने के लिए बेपनाह वसाइल खर्च करते हैं। तो मकसद तो सिर्फ यही है कि अवाम की जो आवाज़ है वो वहां तक पहुंचे। और मैं तो इस हद तक क्लियर हूँ अपनी सोच में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अगर कोई हुकूमत भी बनती है तो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट होने के बाद मेरी उस हुकूमत में शामिल होने की तरजीह नहीं होगी। मेरी तरजीह होगी कि ऑपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठूं, लोगों के जो मसाइल हैं, जो अवाम के इश्यूज हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करूं, ताकि ये जो हम महंगाई देखें, आप अगर एदादो शुमार को सामने रखें तो ये खौफनाक एदादो शुमार हैं कि जिनके ऊपर सियासी जमातें और कायदीन बात ही नहीं कर रहे। अभी चंद दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे चला गया। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है, उसने आज तक स्कूलों की शक्ल नहीं देखी। 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, उनके लिए आगे रोजगार नहीं है। पासपोर्ट बनाने का जो महकमा है उसके पास कागज खत्म हो चुका है। अब 35 से 40 हजार एप्लीकेशन, ये सारे मसाइल, और 2023 एक आम इंसान पे कैसा गुजरा वो हम सबको पता है कि वो साल कितना भारी था मईशत के एतबार से, अगर हम देखें। अच्छा मुस्तफा साहब, अब मौजूदा हालात अगर देखें, अवाम की राय अगर देखें, तो किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? क्या नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते देख रहे हैं आप? देखिए, फ्रैंकली मैं एडमिट करूंगा कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूं, और मेरे मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो अगर स्क्रूटनी के अमल से उन कागज बहाल हो सके, उन मुश्किलात से निकलने के बाद अगर सामने आ सके, तो मैंने उनके मद्दे मुकाबिल भी इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड पॉपुलैरिटी है वो मुझे इस वक्त तहरीक इंसाफ के काफ़ी लग रही है। उनके साथ हमदर्दी की एक बहुत बड़ी फिजा मौजूद है, और जो बाकी जमातें हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, मुझे अवाम के अंदर उनकी तरफ रुझान बहुत कम नजर आ रहा है। और अब सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि जिसमें अगर लोग वोट ना कर सके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, अगर उनको उस तरह की एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली,
तो फिर लोगों की तरजीह यही होगी कि वो आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब चले जाएं। लेकिन इन बाकी जमातों को जिन्होंने 16 महीने हुकूमत की है उनकी जानिब मुझे रुझान बहुत इसका मतलब ये है कि जिसको लाडला प्लस कहा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे? देखिए, मैदान तो उनके लिए साफ कर दिया गया है। वो जिस तरह पंजाबी की एक वो मिर्जा साहिबा का एक किस्सा है, उसकी एक कहावत बड़ी मशहूर है कि सुंजियां हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। तो उनके लिए गलियां तो साफ कर दी गई हैं। उनके जो मद्दे मुकाबिल जो एक जमात थी उसको काफी हद तक उनके सामने से हटा दिया गया है। लेकिन लोगों के अंदर रुझान नहीं है। पब्लिक ये बात बहुत अहम आप कह रहे हैं, चूंकि आपने एक तरफ कहा कि जो उनके मद्दे मुकाबिल थे वो अब रहे नहीं, लेकिन आपने साथ ही कहा कि लोग आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस वक्त अगर हम देखें तो PMLN का मुकाबला शायद आज़ाद उम्मीदवारों से ज्यादा होगा। जी हाँ, देखें, लोगों के अंदर एक बहुत हद तक सियासत से बेजारी भी है और लोग चाहते हैं कि ये निज़ाम बदले कि जिसमें 2018 के जो मंजूर नज़र थे आज वो ज़ेरे एताब है और जो 2018 में ज़ेरे एताब थे आज वो मंजूर नज़र है। तो ये बात बहुत अहम है। कथा कलामी की माजरत, ये पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि जब री इमेजिन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोग सामने आए थे तो ये बात हर जगह पे की गई कि इस निज़ाम में खामी है, ये निज़ाम गलत है, निज़ाम करप्शन को सपोर्ट करता है और निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। तो मेरा सवाल फिर वही, एक आज़ाद हैसियत से आना, अगर आगे चल के सियासी जमात भी आप बना लेते हैं तो तब भी निज़ाम में तो रहेंगे, इसी निज़ाम में रहेंगे। तो निज़ाम में कोई नई सियासी जमात आए, कोई नया शख्स आए, जब निज़ाम ही ठीक नहीं है तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी? जी हाँ, और जब तक आप उन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, देखिए इस वक्त सियासी जमातों का और कायदीन का मसला क्या है कि उन्होंने ये बात ज़हनी और कल्बी तौर पे तस्लीम कर ली है कि अगर इक़्तिदार में आना है तो वो अवाम के ज़रिए नहीं आना, वो बैसाखियाँ लेके इक़्तिदार में आना है। और जब सियासी जमातें ही इस चीज़ को अपना नस्बुल ऐन बना लेंगी तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे? हमारी जो गुफ्तगू रही, जो मेरी गुफ्तगू है, वो यही है कि ये आपको इस निज़ाम को बदलने के लिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करना पड़ेगा कि हुकूमत में लाना किसका काम है और हुकूमत चलाना किसका काम है। हम देखें, पहले हम सुनते थे कि जी कोरिया एक पाकिस्तान से 5 ईयर प्लान लेके गया 50-60s में। हम पहले एशिया की दौड़ से बाहर हुए और अब हम खित्ते की दौड़ से भी बाहर हो चुके हैं। इंडिया को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, तो अब 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के, उनकी जिंदगियां हैं। ऑनेस्टली, फ्रैंकली, मैं समझता हूँ कि वी डिड नॉट डिजर्व दिस कि हम इतने बुरे हालों में हों। और ये सारा इस मुल्क की जो अशराफिया है, ये सारी उसकी नाअहली है और उसके अंदर सियासतदान भी शामिल है, उसके अंदर जजेस भी शामिल है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। हमें अब अपने मुल्क को इस 76 साल के दायरों के सफर को तोड़ना है। तो मुस्तफा साहब, अब निजाम को बदलने के लिए क्या एक नई सियासी जमात का कयाम जरूरी है और क्या आपकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा? क्योंकि ये भी सुन कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के बाद शायद एक नई सियासी जमात आप लोगों की तरफ से मुतारिफ करवाई जाएगी, जो पॉइंट आउट करेगी मसाइल को। जी देखिए, पॉइंट आउट तो मसाइल को आप सबको पता है। आप अभी कैमरा लेके चले जाएं गलियों बाजारों में, घरों में, खवातीन से पूछें, बच्चों से पूछें, स्टूडेंट से पूछें, सबको मसाइल का पता है। सोल्यूशंस क्या है और क्या वो सोल्यूशंस किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये अहलियत रह गई है कि वो उन सोल्यूशंस को अडॉप्ट करके मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल सके? हमारे 3 बड़े क्राइसिस हैं इस वक्त। सबसे बड़ा क्राइसिस हमारा पॉलिटिकल है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक है और तीसरा हमारा सिक्योरिटी है। इन तीनों क्राइसिस के जवाब ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। वो तो सियासी कबीले बन चुके हैं कि जो कबीले के सरबराह ने फैसला कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा। कोई डिबेट नहीं है, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, खुशामदी कल्चर है। तो मैं समझता हूँ एक गुंजाइश तो पैदा हो गई है एक नई सियासी जमात की कि जो सीरियसली रिफॉर्म्स के ऊपर काम करे। और हम ये वक्त की अहम जरूरत है कि रिफॉर्म्स पर काम किया जाए। लेकिन आखिर में एक छोटा सा कमेंट, ये डिसाइड हो गया नो मैटर व्हाट, आप लोग बहरहाल, या आपकी अगर मैं बात करूं, ऑपोजिशन बेंचेस पर ही बैठेंगे जीतने के बाद। जी हाँ, क्योंकि मांगे तांगे की हुकूमत, जो हुकूमत बैसाखियां लेके आई है, जिस कॉन्ट्रडिक्शन को हम हल करना चाहते हैं, अगर हम उसी कॉन्ट्रडिक्शन को सपोर्ट करते नजर आएंगे तो अपनी सियासत की और अपनी गुफ्तगू की नफी करेंगे और इक़्तिदार का लालच जो है उसको साइड पे रखना होगा और मुल्क को कौम के लिए सोचना, मुल्क की बात सबसे पहले करनी होगी। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोकर साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। शौकत खानम अस्पताल लाहौर 29 दिसंबर 1994 को अपने दरवाजे मरीजों के लिए खोले और इस वक्त से लेकर आज तक खिदमत का ये सफ़र कभी नहीं रुका, बल्कि वक्त के साथ
और लोग भी इस मिशन का हिस्सा बनते गए। मार्च 2011 में पेशावर में दूसरे शौकत खानम अस्पताल की बुनियाद रखी गई, जिसमें 29 दिसंबर 2015 को मरीजों को खिदमात फराहम करने का आगाज़ किया गया। और इस वक्त पाकिस्तान के तीसरे और सबसे बड़े शौकत खानम अस्पताल कराची का काम तेज़ी के साथ जारी है। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर्स पाकिस्तानी कौम की सखावत की एक जीती जागती मिसाल है। अस्पताल की जानिब से अब तक कौम के तावन से मुस्तहिक मरीजों के इलाज पर 74 अरब से ज़ायद की रकम खर्च की जा चुकी है, जो कि अस्पताल के निज़ाम पर आवाम के एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। शौकत खानम ट्रस्ट किस तरह से काम करता है और 3 दहाइयों से चलने वाला ये ट्रस्ट अब तक कितने शोबों में आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियत मुहैया कर रहा है, इस पर बात करेंगे। CEO शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आज हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी सी स्टैट्स तो मैंने शेयर किए, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपसे एक प्लान लूँ। 2024 शौकत खानम की तरफ से क्या प्लान है, क्या किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नया साल मुबारक हो आपको भी। बहुत शुक्रिया। तो आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में फटाफट कंसाइज तरीके से एक स्नैपशॉट तो बता दी और बहुत अहम थी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको बारीकी में और डिटेल में जाएं तो 2024 में हमारे 2-3 बड़े अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये कि जो 2 कैंपसेस हमारे मौजूद हैं, जो चल रहे हैं, फंक्शनल है, शौकत खानम लाहौर और पेशावर, इन दोनों इदारों को कंटिन्यू किया जाए, ये चलें, अपनी खिदमात लगातार लोगों तक देते रहें और एक मेयार और तरीके के मुताबिक देते रहें और गरीब और मुस्तहिक मरीजों का इलाज चलता रहे। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो कि होनी ही होनी है इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, हम साथ साथ अपने जो कराची का प्रोजेक्ट है उसको ज़ाहिर है कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि उसके मुकम्मल होने में कुछ ताख़ीर का ज़रूर सामना हुआ है इन्फ्लेशन और प्राइस इंक्रीज़ की वजह से, लेकिन बहरहाल उसको अगले साल 2 में हमने तकमील की तरफ लेके जाना। तो उसके लिए भी हमें इजाफी फंड्स की भी ज़रूरत है और उस तकमील का जो रास्ता है, सफ़र है, वो भी तय करना। तीसरी अहम चीज़ है कि हमने, जाहिर है, जब आप कोई भी इदारा चला रहे हो तो सबसे आपका अहम तरीन असासा आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपकी मैन पावर होती है, आपके लोग होते हैं, क्योंकि वही वो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं जो वो बरूकार लाते हैं, जिसके ज़रिए इदारा जो है अपना मकसद हासिल करता है। तो उनको रिटेन करना और अच्छे से अच्छे लोग हायर करना ताकि बेहतरीन नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ, दीगर सपोर्ट स्टाफ ये मौजूद रहे ताकि लोगों को फ़ायदा उनको मिलता रहे और कैंसर का इलाज उनके लिए होता है। तो और बहुत सारे लोगों को जाहिर है इससे फ़ायदा भी हो रहा है। सासा डॉक्टर फैसल, आपने कराची का भी जिक्र किया, शौकत खानम कराची, आपने कहा 2 साल में उसको कंप्लीट करने का आपका इरादा रखते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, कितना तामीर हो चुका है और उसके साथ साथ बुनियादी क्या चैलेंजेस हैं जो आप अभी फेस करें? फंड्स के हद तक ही है? जी बिल्कुल, मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है कि जहाँ तक जो रास्ता अब तक तय हो चुका है, जो कराची की बिल्डिंग है 10 लाख स्क्वायर फुट की, उसका सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है, 2023 में ही हो गया था। आजकल उसकी फिनिशिंग वर्क्स हो रही है। उसके अंदर एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, जो गैसेस हैं, मेडिकल गैसेस हैं, वो तमाम चीज़ें जो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद का जो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का काम होता है वो इस वक्त जारी है। उसके बाद और इसके साथ साथ इसके लिए इक्विपमेंट हासिल करना होगा और इसकी फाइनल फिनिशिंग स्टेजेस पे लाना होगा। हमारा ख्याल ये है कि अगले तकरीबन अंदाज़न 2 साल के लगभग इसमें लग जाएंगे और उसमें मेन चैलेंज जो है वो हमें फंड्स का रहा है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था इसकी ओरिजिनल कॉस्ट तकरीबन 16 अरब थी, वक्त के साथ ये दुगनी हो गई है। तो ये जो इन्फ्लेशन और प्राइस इंक्रीज आया है, जाहिर है इस गैप को कवर करने के लिए हमें इजाफी फंड रेजिंग की जरूरत है, पैसे इकट्ठे करने की जरूरत है और वो इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा उसमें। लेकिन वहीं पर डॉक्टर फैसल, जहाँ पर लोग अतिया करना चाहते हैं और फंड्स देना चाह रहे होते हैं और डोनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर लोगों का बुनियादी सवाल ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, शफाफियत क्या है, उसको किस तरह से मेक श्योर किया जाता है? बहुत सादी सी बात है जी, शौकत खानम वो इदारा है और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये एक एक्सेप्शन है इस मामले में, यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वाहिद है, लेकिन अच्छे इदारे जो हैं अपने जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनको पब्लिक करते हैं। हमारे तमाम ऑडिटेड अकाउंट्स जब से ये अस्पताल शुरू हुआ है टिल द लास्ट ईयर, अब ये 2023 का साल ख़त्म हुआ है, इसका ऑडिट 3-4 महीने में ख़त्म होगा, हम इसको भी अपनी वेबसाइट पर लगा देंगे। तो 2022 के आखिर तक के तमाम अकाउंट्स जो हैं
वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। और जाहिर है जब ऑडिट होता है, ऑडिट ये भी समझने की जरूरत है, लफ्ज़ ऑडिट बड़ा यूज होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इदारा जो क्लेम करता है कि इतनी हमारी इनकम आई, ये हमारे एक्सपेंसेस है, बाकी हमारे पास इतने पैसे हैं, इन मद में हमने खर्च किया इसको कोई और आके वेरीफाई करे। वो जो तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी, एक गैर जानेदार इदारा जब आके इसको ऑडिट करता है, चेक करता है, उसको ऑडिट बोलते हैं। और हम इस मुल्क की जो प्रेस्टीजियस तरीन फर्म है उसके जरिए करवाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी वाहिद और बड़ी वाज़ेह है और इतने खुले और जिसे कहते हैं ना मुनफरिद अंदाज में है कि इसको जब भी कोई पढ़ेगा, देखेगा उन ऑडिट रिपोर्ट्स को, तो वो इस पर कमेंट करने से वो नहीं रहेगा कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से शेयर की जाती है। इसमें कोई चीज़ ना छुपाई जाती है, सब कुछ सामने होगा। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस और मैनेजमेंट अलग होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गवर्न करता है, वो आपको बेसिक डायरेक्शन बताता है। वो कहता है अच्छा देखो ये साल का बजट हम अप्रूव करते हैं, इस मद में आप इतना खर्चेंगे, ये ऐसे करेंगे, और फिर उसकी एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अस्पताल की लीडरशिप करती है। और हम सब जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं कि हम कैसे, कहाँ और क्या पैसे खर्च रहे हैं। और हम अपने डोनर्स को लगातार इस बारे में बताते हैं कि देखिए ऑडिट तो अलग बात है, वो तो एक चीज़ है, हमारा डोनर हमसे 400 सवाल पूछता है और अच्छा करता है कि पूछता है, ताकि हम उनको बता पाएं कि जो आप उनके दिए हुए पैसे हैं उनको मुनासिब एफिशिएंट तरीके से हम कहाँ खर्च रहे हैं। तो ये शफाफियत इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी। बल्कि मैं तो दावत देता हूँ कि कभी आप आएँ, बैठे हमारे साथ, तो हम आपको इससे भी ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में बताएं कि हमारी अकाउंटिंग के जो मैकेनिज्म्स हैं वो किस तरह डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा एक और बताता चलूँ, हॉस्पिटल का तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर एक बड़ी सी ऐप कह लें या एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें लगा हुआ है। तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर, इस मरीज के ऊपर एक पैरासीटामोल लगी या 10 लगी और कितनी कीमोथेरेपी लगी, कितने स्कैन हुए, कितने टेस्ट हुए, तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो खर्चे हैं, खरीदारी है, तनख्वाहें हैं, हर चीज़ उस सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट, उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। तो ये वो तमाम एफर्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने डोनर्स को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप बेखतर होकर डोनेट करें। और डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले फंड रेजिंग इवेंट्स होते थे पाकिस्तान में भी और बाहर ममालिक में भी, अब उस तरह के ज़रा इवेंट्स नहीं हो पा रहे। एक तो ज़रूर बताइए कि उन इवेंट्स का ना होना कितना डिस्टर्ब करता है इस प्रोसेस को, और दूसरा ये कि जो हमारे सुनने वाले हैं, जो आपके डोनर्स हैं, वो कैसे डोनेट कर सकते हैं, किस किस तरह से डोनेट किया जा सकता है, स्पेशली जब बात हो रही है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची की। बिल्कुल सही जी, हमने नहीं, बहुत से हमारे इवेंट्स हुए हैं अभी गुज़िश्ता कई महीनों में, ओवरसीज बहुत से इवेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हम करते रहे। इक्का दुक्का इवेंट कोई कैंसिल हुआ है तो हम हमेशा एक्सेप्शन की तरफ नहीं नजर करते, हम तो पॉजिटिव लार्जर पिक्चर पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये हुए भी हैं और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। और लेकिन आपको डोनेट करने के 20 तरीके हैं। आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं, चेक के जरिए कर सकते हैं, 770 के SMS के जरिए एक छोटी सी अमाउंट कर सकते हैं। आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने किसी बुजुर्ग या अपने किसी फैमिली में मेंबर के नाम, कोई एक अस्पताल का एरिया या बिल्डिंग का एरिया जो उनके नाम आपको उनकी याद में या उनके इसाले सवाब के लिए उसमें उनका नाम लिखवा सकते हैं। उसके अलावा आप कैंसर पेशेंट्स को स्पेसिफिकली स्पॉन्सर कर सकते हैं। हम मरीज़ की इजाज़त से उनकी पूरी दास्तान, उनकी स्टोरी जो आप तक शेयर करते हैं, और जो वो प्रोग्रेस करते हैं और बेहतरी की तरफ आते हैं और शिफायाब होते हैं, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। उसके अलावा आप हमारे इक्विपमेंट के लिए उसकी भी पूरी लिस्ट हम अपनी वेबसाइट पे देते हैं, उसकी प्राइसेस के साथ देते हैं कि जो हमें उसकी प्राइस पड़ेगी, वो भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, अपनी जेब, अपनी प्रेफरेंस, अपने जैसे अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक और हस्बे तौफीक जो है, आप वो डोनेशन छोटी या बड़ी हर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और शौकत खानम हॉस्पिटल के सफ़र से मुतालिक और आगे जो प्लान्स हैं उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तानी शोबिज़ की बात करते हैं, ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाले बच्चों की बात करते हैं। नए क़वानीन तैयार किए गए हैं और सिंध ने इसमें ज़रा सबसे पहला स्टेप लिया है। और अब होगा ये कि जो बच्चे हैं उनकी तालीम मुतासर ना हो, उनका शेड्यूल मुतासर ना हो, उनकी हेल्थ मुतासर ना हो, इसलिए उनके लिए स्पेशली किया जा रहा है वो ड्रामे जिसमें वो काम करते हों, जिसमें अदाकारी करते हों, कि उनके आर्स ऐसे हों कि वो स्कूल के साथ मिक्स ना हो रहे हो और आप उस टाइम पे जल्दी शूट, एक तो स्कूल के टाइम पे वो शूट नहीं कर सकते और दूसरा रात को भी देर तक वो
नहीं रुक सकते। तो ये एक नया रूल जो है मुतारिफ करवाया गया है। इसी वाले से हम बात करते हैं। हमारे मुल्क के मायनाज बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, आप सबके हमारे पसंदीदा सैफी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैफी हसन साहब, वैसे तो आपके वैसे बहुत सारे इतना तारुफ है कि करवाना शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं होगा, तो हमने कहा चले एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एंड व्हाट नॉट। तो इस रूल को आप किस तरह से देखते हैं सैफी साहब? मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइन बात है। सिर्फ इसके अंदर एक मुझे मसला नजर आता है कि हमारे मुल्क में कवानीन बन जाते हैं लेकिन उन पे अमल दरामद एक बड़ा मसला रहता है। हमारे मुल्क में लेबर लॉज हैं, चाइल्ड लेबर लॉज हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे जो शायद सही से बोल भी नहीं पाते, वो भी काम कर रहे होते हैं। तो और लेकिन हमारी फील्ड में खास बात यह है कि अगर आपको किसी छोटे बच्चे की जरूरत है तो छोटा बच्चा ही कर सकता है, वो कैरेक्टर कोई बड़ा बच्चा नहीं कर सकता या कोई कैरेक्टर कोई जवान आदमी नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये लॉ बहुत ज्यादा कारामद लॉ है, लेकिन इस पे अमल दरामद किस हद तक हो सकेगा इसके बारे में मैं स्केप्टिकल हूँ। और तो वो देखा जाएगा आगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप भी डायरेक्टर ही हैं ऑब्वियसली, और आप भी ज़ाहिर शूट प्लान कर रहे हो, तो डायरेक्ट कर रहे थे, आपके हाथ में काफी कुछ होता है। एज ए डायरेक्टर इसको इम्प्लीमेंट करवाना अपने सेट पे वो कितना मुश्किल होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं, आमतौर पे जो पढ़े लिखे डायरेक्टर्स हैं वो खुद इस बात का ख्याल रखते हैं। अगर कोई बच्चा हमसे आके या कोई माँ या कोई बाप आके हमसे कहता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, तो हम हमेशा, आज ही नहीं, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का स्कूल मिस ना हो, बच्चे के स्कूल के बाद के आवर्स हो, बच्चे को अगर बहुत, वैसे भी आमतौर पे हमारी शूट जो मेरी शूट है आमतौर पे वो 10 बजे तक खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को सुबह स्कूल जाना है या इम्तिहान है तो हम इस बात का ख्याल रखते रहे हैं। बाद औक़ात हम भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ये बात पढ़े लिखे डायरेक्टर्स इस बात का ख्याल रखते हैं क्या उनकी शूट पे बच्चे बहुत एक्सेस आवर्स तक काम ना करें और उनको स्कूल टाइमिंग में ना बुलाया जाए या छुट्टी वाले दिन बुलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अब भी होता रहेगा, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनको करना पड़ेगा, उनको ये करना पड़ेगा, करना चाहिए, बिल्कुल। और ऐसे में करना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि ज़रा बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट कहूँगा सोसाइटी का, और उनका ख्याल हमें सबको रखना है। सैफी साहब, इसमें एक्टर्स की कितनी जिम्मेदारी है, स्पेशली सीनियर एक्टर्स की, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हर ड्रामे में या हर शूट में, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें रिपोर्ट तो होती हैं कि समटाइम्स ये होता है कि वो सीनियर एक्टर्स या लीड कास्ट वो ताख़ीर से आते या आती हैं, जिसकी वजह से बाकी सारी कास्ट, वो चाहे बच्चे हों चाहे किसी भी उम्र से ताल्लुक उनका हो, लेकिन चूंकि वो लीड एक्टर्स नहीं है, वो इंतज़ार करते हैं, घंटों घंटों इंतज़ार करते हैं, और ज़ाहिर है उनका भी वक्त उतना ही कीमती है जितना किसी और का। तो ये जिम्मेदारी सब पर आयद होती है, स्पेशली सीनियर एक्टर्स पर भी, कि वो वक्त की पाबंदी करें ताकि जो भी वक्त एलोकेट किया हुआ है, जो भी प्लान किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ, स्पेशली डायरेक्टर पे कि वो रूल्स जो हैं वो वहाँ पर फॉलो भी करवाए जा रहे हों। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टर ही एक्चुअली इस बात का जिम्मेदार होता है आमतौर पे। और मैं यहाँ पर किसी को मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन बात ये होती है कि आमतौर पे मतलब ज्यादातर एक्टर्स भी पढ़े लिखे लोग, अगर उनसे ये बात समझाई जाएगी, अब क्योंकि अब इस बात से बात होना शुरू हुई है, कानून बन गया है, और उनको ये बात समझाई जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई एक्टर ऐसा होगा कि जी नहीं मेरे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, किसी का बच्चा पढ़े ना पढ़े, कोई ऐसी बात नहीं करेगा। सब पढ़े लिखे लोग हैं, तमीज के लोग हैं, तमीजदार लोग हैं। अगर उनसे डायरेक्टर, होता क्या है कि हमारे पास बाज डायरेक्टर्स एक्टर्स से इतना डर चुके होते हैं या उससे बात करने से थोड़ा घबराते हैं, तो वो बात ही नहीं करते। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर किसी एक्टर को ये बात समझाई जाएगी कि फलाना बच्चा है, वो इतने बजे से इतने बजे तक आएगा और हमें सारे सीन्स बच्चे के इस दौरान ही करने पड़ेंगे क्योंकि अब ये लॉ है, तो वो इस बात को किसी बुरी तरह से लेगा या उस पर अमल दरामद नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो लोग समझेंगे इस बात को। वही बात है कि अब इस लॉ से ये होगा कि अब बात होना शुरू होगी, अभी तक तो ये बात ही नहीं हुई, तो अब इस लॉ बनने से ये बात होगी कि ये बात होना शुरू होगी। हो सकता है इसमें कुछ वक्त लगे, इसके प्रॉपरली अमल दरामद में कुछ वक्त लगे, अथॉरिटीज इसको बाय फोर्स इम्प्लीमेंट करने में कुछ वक्त लगा दें, लेकिन हाँ, क्योंकि बात होना शुरू हो गई है
तो मुझे इससे पूरी उम्मीद है कि इससे खुशाइन नताइज बरामद हो सकते हैं। ठीक है, और चूंकि आप तो अपने हवाले से पहले खुद राय दे चुके हैं कि आप कोशिश हमेशा यही करते हैं कि जो भी शेड्यूल हो वो ऐसा हो कि बच्चों का स्कूल मेरे अपने बच्चे एक्टिंग मेरे बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उन्होंने मेरे ड्रामों में और दूसरे ड्रामों में भी, तो दोस्त वगैरह ही होते हैं सारे डायरेक्टर्स, तो उन्होंने एक्टिंग की है। ये मेरे बच्चे ये सफर कर चुके हैं, तो मैं इस बात को ज्यादा समझता हूँ। उन्होंने अंग्रेजी वाला सफर तो नहीं किया ना? अंग्रेजी वाला ही किया ना? नहीं किया, वो कह रहे नहीं किया, वो एक्टिंग के सफर की बात कर रहे हैं। एक्टिंग के सफर की बात कर रहा हूँ। ये वक्त उनका बच्चों ने कोई अंग्रेजी का सफर ना करे जी, सब अच्छा उर्दू में ही सफर करें, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो। सैफी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा अच्छा ये एक लॉ और ज़रा इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ये बड़ा अहम है। एट द सेम टाइम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और जैसा सैफी साहब ने कहा, एज ए डायरेक्टर सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ज़रा उन पर होती है, डायरेक्टर्स पर होती है कि वो इस स्केड्यूल को उसका इत्तलाक कराएं। नाज़रीन, वक्त तो क्या ख़त्म आज के पहले शो का, यानी साल के पहले शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।